नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है क्रिया से। तो पद के जो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, एक विकारी और दूसरा होता है अविकारी। तो विकारी के अंदर चार भेद आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो बच्चों, आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा क्रिया रहेगा, और क्रिया की परिभाषा और उसके भेद के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें क्रिया के भेद में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है करना। करना अर्थात हो गया कोई भी इंसान हो, देखिए कोई ना कोई क्रिया करता रहता है। हमेशा वो कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है, या तो खाने की क्रिया, या तो सोने की क्रिया, या तो पढ़ने की क्रिया, या खेलने की क्रिया। तो कुछ ना कुछ क्रिया वो हमेशा करता रहता है। तो क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ है, उस क्रिया शब्द का अर्थ क्या हो गया? कार्य के करने या होने। अभी होने का बोध होता है, अर्थात जैसे वर्षा हो रही है, नदी बह रही है, ठीक है, नदी के किनारे पेड़ है। तो कुछ क्रिया हम स्वयं करते हैं और कुछ क्रिया सामान्य रूप से हो रही होती है। तो कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहा जाता है। धातु को दूसरे शब्द में हम क्या कह सकते हैं? मूल रूप। क्रिया का मूल रूप अर्थात जो, जैसे शब्द भंडार के अंदर बहुत सारे शब्द हैं, और जब वो अपने मूल रूप में रहते हैं, तो वो मूल मतलब प्रकृति, जैसे कि आपका पेड़ बताया गया, तो पेड़ ये अपना मूल रूप में है, इसके साथ ना उपसर्ग लगा है, नहीं प्रत्यय लगा है, नहीं संधि, नहीं समास, कुछ नहीं, ये अपने मूल रूप में है। तो वैसे ही क्रिया अपने मूल रूप में जब रहता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको मूल रूप को हम उसको धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में सबसे खास बात क्या है, अच्छी बात क्या है, कि प्रत्येक क्रिया पद के अंदर ना प्रत्यय जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक क्रियापद के अंदर, क्रियापद के अंदर क्या होता है? ना प्रत्यय जुड़ा हुआ रहता है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना। और अगर इसका हम मूल रूप पूछेंगे तो क्या होगा? खाना का, चल, जैसे हम लोग खा रहे हैं, अगर एक सिंपल में बोला जाए तो खा क्या हो गया? उसका मूल हो गया। पानी पी रहे हैं, तो इसका पी का भी पूरा अर्थ हो निकल रहा है। पी भी क्या हो गया? उसका क्रिया का मूल रूप हो गया। और पढ़ना का पढ़ धातु, पढ़ धातु, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। और एक और भी चीज बात क्लियर करना चाहूंगी यहाँ कर, कि इंग्लिश में जो होता है, वाक्य की जो संरचना होती है, सेंटेंस जो फॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जो हिंदी की जो वाक्य की जो रचना है, हिंदी की जो वाक्य रचना है, वो कैसे बनती है? आपका सब्जेक्ट अर्थात हो गया कर्ता, ठीक है बच्चों, कर्ता। और फिर उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अर्थात हो गया कर्म, ठीक है। और तीसरा हो गया आपका वर्ब, वो हो गया आपका क्रिया। तो क्रिया, हिंदी में सबसे आसान बात क्या है क्रिया को पहचानना? क्या है कि क्रिया किसी भी वाक्य के अंत में होगी। ये ध्यान में रखिए कि क्रिया किसी भी वाक्य के अंत में होती है। जैसे कि इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद ही आता है आपका वर्ब, लेकिन हिंदी में क्रिया हमेशा किसी भी वाक्य के अंत में ही आता है। इस बात को ध्यान में रखिए। अब क्रिया के कितने भेद है वो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर क्रिया के दो भेद है, सकर्मक और अकर्मक।